Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here. 9th class. As you know, we are discussing unit number 4, that is turning effect of forces. Today we are discussing very important long question, torque or moment of force. इस चैप्टर का नेम भी आप लोगों का है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का जो गर्दिशी असर होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स. समटाइम्स आप लोग भूल जाते हैं, आप लोगों को कहा जाता है डिफाइन मोमेंट ऑफ द फोर्स, राइट अ डिटेल नोट ऑन मोमेंट ऑफ द फोर्स. तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी क्या होता है. तो मोमेंट ऑफ द फोर्स या टॉर्क जो है वो दोनों एक ही चीज़ें हैं. यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस जो होता है वो टॉर्क भी कहलाता है, मोमेंट ऑफ द फोर्स भी कहलाता है. याद रहे मोमेंट ऑफ द फोर्स. इसके यहाँ पर हमने एक और टॉपिक डिस्कस करना है, मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म कहलाता चीज़ है, मोमेंट ऑफ द फोर्स जो है वही टॉर्क होती है. दैट इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. अब टॉर्क की लाजमी है हमें रिजिड बॉडी का जानना. रिजिड बॉडी क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं, फोर्स या फोर्सेस के ज़ेरे असर जितनी ज़्यादा हम फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं, वो अपनी शक्ल जो है, वो अपनी शेप जो है वो चेंज ना करे, वो डिफॉर्म ना हो सके. वो जब डिफॉर्म नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? यानी काफ़ी सारी फोर्सेस उस पर लग रही हैं, उसके बावजूद भी वो डिफॉर्म नहीं होता, अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करता, वो क्या कहलाती है? रिजिड बॉडी. इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो हम डोर है उसको क्लोज भी कर रहे होते हैं, उसको हम पुश भी करते हैं, पुल भी करते हैं, ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं. दोनों सूरत में हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं. फोर्स एग्जर्ट करने पर उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है, लेकिन उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं हो रही होती. ये हमारे पास एग्जाम्पल है रिजिड बॉडी की. उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन है. एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब हमारे पास रिजिड बॉडी एक ठोस जिस्म होता है. रिजिड बॉडी का हमारे पास जो पॉइंट होता है, जो उसके गेट यानी सर्कल के अंदर जो रिवॉल्व कर रहे हैं. जिस तरह से मेरे हाथ में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये बोर्ड है, ये उसकी हमारे पास कैप है, इसको मैं यहाँ से रोटेट करना शुरू कर दूँ तो ये हमारे पास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है. या हमारे पास जो वाटर टैप होती है, जो हमारे पास टूटी होती है, उसको हम ओपन या क्लोज कर रहे होते हैं, वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के तौर पर. डोर नॉब होता है, उसे हम रोटेट कर रहे होते हैं, ये भी हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन की एग्जांपल ली जाती है. अभी शार्पनर होती है, पेंसिल को जब हम शार्प कर रहे होते हैं तो शार्पनर के अंदर उसे रखते हैं, तो पेंसिल को इस तरह से हम रोटेट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? उसकी सर्कल की गेट रिवॉल्व कर रही होती है, उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल रहे होते हैं. अब हम बात करते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स की. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस जो होता है वो हमारे पास क्या कहला रहा होता है? टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. अब हमने देखा है कि जब हम एक डोर है उसको ओपन या क्लोज करते हैं, यानी ये हमारे पास जब डोर होता है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं भी, ये उसकी बिलफर्स एक डोर कंसीडर करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डोर हमारे पास है पड़ा. यहाँ पर हमारे पास जो उसकी हाइंग्स होती हैं भी, जैसे हम कब्जे बोल रहे होते हैं, उसके साथ अटैच होता है. दूसरी साइड से उसे हम ओपन या क्लोज कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये उसका क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म. अब वो जो मोमेंट आर्म है जितना ज़्यादा होता है उतना ही मोमेंट आर्म बेसिकली उसकी लेंथ कहलाती है. अभी लेंथ उसकी मोमेंट आर्म कहला रही होती है. अभी अब हमारे पास जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होता है, हम जितना उसे दूर से, यानी जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा डिस्टेंस है उसे हम खींचते हैं. आप लोग गौर से देखते हैं कि जो हमारे पास उसे एक हमने स्पोर्ट लगाई होती है, उसको ओपन या क्लोज करने के लिए उसको पकड़ते हैं, उसको हम खींचते हैं, उसको हम धकेल देते हैं. ये दोनों सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है? अभी एक स्पोर्ट हमने लगाई होती है बिल्कुल उसके आउटर एज के ऊपर, जो उसका बिल्कुल आखिरी किनारा होता है, जो उसका बाहर वाला किनारा होता है, उसके साथ हमने क्या लगाई होती है? स्पोर्ट लगाई होती है, ताकि उसको हम ईजीली हम उसको खींच भी सकें, उसे धकेल भी सकें. अब जितना हम मोमेंट आर्म ज़्यादा होता है हमारे पास, उतना ही हम क्या कर रहे होते हैं? अभी ईजीली उसे मूव कर रहे होते हैं. जितना मोमेंट आर्म का जैसे जैसे हम यहाँ से खींचते हैं, ईजीली उसे हम ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं. जैसे मैं उसको यहाँ से यहाँ पर खींचना शुरू कर दूँ तो हमारी फोर्स ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है. यहाँ पर है तो फोर्स ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है. मोमेंट आर्म डिपेंड करता है, उसके दो फैक्टर्स होते हैं मोमेंट आर्म के, या हमारे पास मोमेंट ऑफ द फोर्स या हमारे पास टॉर्क के दो फैक्टर्स होते हैं. वो हमारे पास क्या होते हैं? यानी फैक्टर्स वो कौन कौन से होते हैं? भी पहला फैक्टर होता है उसका फोर्स, दूसरा होता है उसका मोमेंट आर्म.
जिसे हम डिस्टेंस भी बोल रहे होते हैं अभी उसका। अब दो इन फैक्टर्स के ऊपर जो टार्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अब हमारे पास जो जितनी उसकी मोमेंट आर्म ज़्यादा होता है उतनी ही उसके ऊपर फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्सर्ट हो रही होती है। फोर्स हमारे पास एक लिहाज से हम कह सकते हैं भी जितना मोमेंट आर्म और ज़्यादा होता है फोर्स उसके ऊपर कम लगना शुरू हो जाती है, जितना मोमेंट आर्म कम होता है फोर्स उस पर ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। यानी जितना उसका डिस्टेंस ज़्यादा है उतनी कम फोर्स से उसे हम खींच सकते हैं, धकेल सकते हैं। जितना डिस्टेंस कम करते जाएंगे उतना हमें फोर्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा एक्सर्ट करनी पड़ती है। जितना हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है उतनी हमारे पास फोर्स जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। या हमारे पास जो स्पैनर होते हैं जो कि मैकेनिक यूज़ कर रहे होते हैं नट को टाइट या लूज़ करने के लिए, एक नट होता है उसे क्या किया जाता है, या तो टाइट किया जाता है या फिर लूज़ किया जाता है भी। अब इन दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं भी, जो हमारे पास स्पैनर होता है उसे हम रोटेट कर रहे होते हैं। अब जो रोटेशन होती है टाइट करने के लिए उसे क्लॉकवाइज रोटेशन की जाती है, और जो लूज़ कर रहे होते हैं उसे हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं अभी। अब इन दोनों सूरतों में हमारे पास नेट जो होता है या क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो हमारे पास वो लूज़ हो जाता है। दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं, स्पैनर को घुमा रहे होते हैं। यानी ये हमारे पास बिलफर्ज एक स्पैनर है, उसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर जब हम उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर फोर्स एक्सर्ट करने पर हमारी फोर्स जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि मोमेंट आर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक कम है। अगर उसका मोमेंट आर्म इंक्रीज हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं, तो ईजिली उसे हम रिवॉल्व कर सकते हो, ईजिली उसकी रोटेशन जो होती है वो चल रही होती है। यानी यहाँ जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है उतनी हमारी फोर्स जो है वो कम हो जाती है, उतना ही उसके अंदर टॉर्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब जितना हमारे पास मोमेंट आर्म कम होगा उतनी उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है, उतना ही टॉर्क जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। जितना हमारे पास मोमेंट आर्म ज़्यादा होता है उतनी ही उसकी रोटेशन जो है वो बढ़ जाती है, उतनी उसकी मोमेंट ज़्यादा हो रही होती है, उतने उसके अंदर जो हम ईजिली उसे रोटेट कर रहे होते हैं उतने उसके अंदर टॉर्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है अभी। अब हमारे पास जो टार्क होता है वो डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, फोर्स और मोमेंट आर्म के ऊपर। वही हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है अभी, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं अभी, सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान उसे हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। मोमेंट आर्म को चूँकि एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमारे पास उसका जो डिस्टेंस होता है लेंथ के तौर पर उसे लिया जाता है अभी डिस्टेंस के तौर पर। अब ये हमारे पास क्या कहलाता है, उसका मोमेंट आर्म क्या होता है। अब टार्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज होता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज हमारे पास, यानी टार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसे बोलते हैं, पढ़ते हैं भी टार्क। ये हमारे पास टार्क का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ टार्क है। अब यहाँ पर जो टार्क होता है मैंने आपको बताया डिपेंड कर रहा होता है, दो फैक्टर्स होते हैं, एक होती है फोर्स, एक होता है मोमेंट आर्म। अब हमारे पास टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर्म लिख लें भाई। टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर्म। अब टार्क को मैंने बताया कि टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और टार्क या फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। वो हमारे पास लेंथ डिस्टेंस होता है, इसलिए उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब टार इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एल, ये एफ एल कह सकते हैं। ये हमारे पास उसका फार्मूला आ जाता है अभी, टार्क का फोर्स और जो मोमेंट आर्म होता है उन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या कहला रहा होता है, टार्क कहला रहा होता है। अगर इसका हम यूनिट देखना चाहें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टार्क, तो हमें पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और लेंथ का यूनिट क्या होता है अभी, मीटर। अब हमारे पास यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर। ये हमारे पास क्या है अभी, यूनिट ऑफ टार्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। आप लोगों को ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टार्क को आप कह सकते हैं भी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट देखा तो हमारे पास क्या जाता है, न्यूटन मीटर आ जाता है। भी हमेशा इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जब भी आप लोग क्वेश्चन राइट कर रहे होते हैं उस वक्त आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको डिफाइन करना है, उसके बाद जब फार्मूला पहले लिखा जाना है उसके बाद उसका यूनिट होना है। क्यों, क्योंकि यूनिट जो होता है वो फार्मूले से ही ड्राइव किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता पहले आप लोग यूनिट लिख लें उसके बाद फार्मूला लिखें, क्योंकि यूनिट को लाजमी तौर पर फार्मूला चाहिए होता है, फार्मूले से ही हम उसको यूनिट जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक वैक्टर क्वान्टिटी होती है टार्क जो होती है अभी। अब हमारे पास वैक्टर क्वान्टिटी क्यों है, क्योंकि फोर्स है, फोर्स हमारे पास वैक्टर क्वान्टिटी होती है। फोर्स किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन
डायरेक्शन के अंदर लग रही होती है, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो टार्क भी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इंतहाई अहम टॉपिक है, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।